बहाल करेंगे, जितने श्रमिकों को बहाल करेंगे, उतना उसे तनख्वाह देंगी। श्रमिकों के पास तनख्वाह जाएगा, तो उसमें परचेजिंग पावर आएगा, यानी उसमें उसकी माँग आएगी। वो जब उसके पास तनख्वाह जाएगा, तो उसमें परचेजिंग पावर आएगा, उसमें क्रय शक्ति आएगी। वह वस्तुएँ खरीदेगा और आपका नेचुरली बाज़ार बनता हुआ चला जाएगा। आपका बाज़ार बनना तय है। तो कार्ल मार्क्स इससे बिल्कुल ही डिसएग्री करेगा। उसने क्लासिकल अर्थशास्त्री को बिल्कुल ही चेतावनी देते हुए कहा, उसमें तब तो कार्ल मार्क्स के तो पैदा होने से पहले ही एडम स्मिथ मर चुका था और भी क्लासिकल अर्थशास्त्री उस युग में थे, तो परंपरा से जुड़े हुए थे। तो उसने एकदम क्लासिकल अर्थशास्त्र को पहली बात तो कही कि देखिए, आप मुक्त अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुक्त होती ही नहीं। ये मोनोपोली मार्केट में जो उत्पादक हैं, पूंजीपति, वो पूंजीपति एक्चुअली हुआ क्या कि कार्ल मार्क्स से पहले जो एडम स्मिथ जिसने क्लासिकल अर्थशास्त्र की नींव डाली है, वो एडम स्मिथ औद्योगिक क्रांति से पहले ही मर चुका था। मतलब उसका डेथ ही 1792 के करीब में हो गया एडम स्मिथ का। वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा ही नहीं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या प्रभाव पैदा कर सकता है, मशीनीकरण क्या प्रभाव ला सकता है। जैसे उसका थियरी क्या है एडम स्मिथ का, कि उत्पादक है, तो ये 100 मज़दूरों को रखेगा, तो 100 मज़दूरों को तनख्वाह मिलेगा और परचेजिंग पावर आएगा। लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि जब मशीन आ जाएगी, तो मशीन प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देगा। ये अब 50 श्रमिक ही रखेगा, 50 की छँटनी हो जाएगी, तो 50 के पास ही तनख्वाह आएगा। तो इसका मतलब है कि मज़दूरों में परचेजिंग पावर नहीं आएगा और दूसरी तरफ का कम मज़दूर, जैसे हर उत्पादन में एक अंश मज़दूर का होता है, दूसरा दूसरा पूँजी का होता है। तो उसका यह मानना है कि जैसे-जैसे मशीनीकरण बढ़ेगा, ये अर्थशास्त्र में है, मशीनीकरण बढ़ेगा, कार्ल मार्क्स का मानना है, वैसे-वैसे पूँजी पर लाभ बढ़ता जाएगा। क्योंकि मज़दूरों को आप रिप्लेस करोगे, जो पहले मज़दूरों को तनख्वाह देते थे और मशीन तो एक ही बार खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आप मज़दूरों को तनख्वाह दोगे, तो तनख्वाह में कटौती हो जाएगी। 100 की जगह 50 मज़दूरों को तनख्वाह दोगे, तो 50 मज़दूर का जो तनख्वाह बचेगा, फिर तो चला जाएगा आपकी पूँजी में, और आपकी पूँजी तेज़ी से फैलेगी और फिर दूसरी जगह पूँजी लगाओगे, तो अन्य मज़दूरों का भी शोषण होगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि जो वेज का कंटेंट है, श्रम का, वो कम होता जाएगा और पूँजी का कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब ये बेचारा मजदूर क्या बार्गेनिंग करेगा, ये और मशीनीकरण कर लेगा, तो उसको 25 मजदूर की जरूरत होगी और इसकी जनसंख्या तो बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, यह मुनाफा के लिए संघर्ष कर रहा है। तो एडम स्मिथ जो कहता है कि मजदूर और इसके हित में संतुलन होगा, किस बात का संतुलन? ये संतुलन रखने की स्थिति में कहा, ये तो लाचार है। और रह गई उपभोक्ता की बात, तो समझिए जब ये अपना बाजार में एकाधिकारवाद पैदा कर लेगा, मोनोपोली मार्केट बना लेगा, तो उपभोक्ता को भी उन्हीं भाव पर वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी जो यह देगा, नहीं तो मार्केट में स्कार्सिटी कर देगा। उपभोक्ता के पास कोई चारा नहीं है, वो मोनोपोली कैपिटलिज्म उन्हें ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं खरीदने की विवश करेगा। तो कार्ल मार्क्स का कहना है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र जिस इक्विलिब्रियम की बात करता है, संतुलन की बात करता है, या फिर जिस मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, व्यवहार में वो मुक्त होता नहीं। मेरे विचार से क्लासिकल अर्थशास्त्री को इसने जो चुनौती दी, आप वो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक स्व अलगाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन। ये बड़ा ही फिलोसॉफिकल चीज है। सेल्फ एलियनेशन व्यक्तिवादी टर्म में, जिसको उदारवादी टर्म कहते हो, और जो सेल्फ एलियनेशन का सिद्धांत है, वो मार्क्सवादी टर्म में। तो आपको जिज्ञासा होगी कि सेल्फ एलियनेशन है क्या? तो देखो, अब यहाँ पर तो मैंने कुछ दिया है आपको कि श्रमिकों का शोषण औद्योगिक समाज के मूल में है, जो श्रमिकों को उनके नियत लाभ से वंचित करता है। निरंतर वंचना के शिकार श्रमिकों में एक प्रकार का स्व अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। अब ये शॉर्ट में दिया गया है कि मैंने जो अपनी स्टडी में किया थी, उसमें आपको ज्यादा करके दिया हुआ है, वो आपको मैंने उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मैं आपको देखो क्लास में याद करवाता हूँ, तो देखिए, ये स्व अलगाव। उसने कहा कि उसने कहा कि देखिए, को पशु से जो अलग करने वाली चीज है, उस संदर्भ में अधिकांश बुद्धिजीवी मानते हैं कि मानव को पशु से अलग करता है उसकी तर्कशीलता या तर्क की क्षमता। बहुत अच्छी बात। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि मानव को जो पशु से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह चीज है उसके श्रम की क्षमता। उसके श्रम की क्षमता, थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन कहता है, उसके श्रम की क्षमता। तो आपको उसमें श्रम की क्षमता की क्या बात? पशु तो मानव से ज्यादा श्रम कर सकता है, ठीक कर सकता है, लेकिन पशु कभी भी श्रम को इंजॉय नहीं करता है, उसे आनंदित नहीं होता है। पशु मजबूरी में श्रम करता है, पशु दबाव में श्रम करता है, और पशु रोते रोते श्रम करता है। उसको करना पड़ता है, उसको चाबुक के बल पर करना पड़ता है, दबाव के बल पर करना पड़ता है। मानव श्रम करता है और श्रम से वो सृजन का सुख नहीं पाता है। श्रम से वह सृजन का सुख, वो श्रम करता है और श्रम करने के बाद